ओके। सो अभी हम बात करते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज क्यों जरूरी हैं और रेमेडीज की अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ना एक ये फाइल खोल लेता हूँ। मैं इस पे फिर ना थोड़े नोट्स बनाता जाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझने में। मैं यहाँ पे ना थोड़े से नोट्स लिखता जाऊंगा जो आप इसको देन यू कैन रेफर टू दिस लेटर। देखो क्या है कि जो बंदा एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेने आया है आपके पास, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा है या एस्ट्रोलॉजर के सामने बैठा है जो एक एक्सपर्ट है ऑन दीज मैटर्स, उसकी एक्सपेक्टेशन ये हमेशा रहेगी कि आप उसकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो उसको बताओ। तो हमेशा ये लोग पूछते हैं कि जी रेमेडी क्या होनी चाहिए, मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है। जैसे किसी को कनाडा का वीजा चाहिए, नहीं मिल रहा। तो अब वो आपको आपके पास बंदा आया, बोला जी मेरे को इंडिया से बाहर मूव होना है, मुझे कनाडा का वीजा चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा, तो बताओ मुझे वीजा कब मिलेगा। अब आपने उनको बोला जी आपके चार्ट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, शनि है, राहु है, फलाना है, आपका ये वाले हाउसेज एक्टिवेटेड नहीं है, तो अभी तो मुश्किल लग रहा है। तो वो आपको बोलेगा जी वो मुश्किल तो लग ही रहा है ना, मुझे तो ऑलरेडी पता है ये। तो मुझे नया क्या बता रहे हो, मुझे उपाय बताओ ना कि आपके पास आने का फायदा क्या हुआ फिर, मेरा काम करा के दो। तो ये एक रेमेडी जो है, ये एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है हर बंदे की जो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में आता है कि मुझे रेमेडी जरूर पता लगनी चाहिए ताकि मेरा काम बने। अब रियलिटी में क्या रेमेडी काम करती है, क्या लगता है आपको? रेमेडी काम भाई करती है या मुझे नहीं करती 100% रेमेडीज काम करती हैं, मैंने रेमेडीज की हुई हैं। है? और मैं कहती हूँ कि मैं ये अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि 100% करती हैं। क्यों वीरेंद्र, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें? बिल्कुल करती हैं, रेमेडीज काम करती हैं। करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेमेडी काम करती है तो हमें उसके पीछे के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे कि हम एक्चुअली रेमेडी से कर क्या रहे हैं। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी सीखी है या जितने भी मैंने कंसल्टेशन दी हैं। रेमेडीज डेफिनेटली काम करती हैं। रेमेडीज फंडामेंटली 10 to 20% चेंज ला सकती हैं मेरे हिसाब से। रेमेडीज डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकती। अगर मेरे चार्ट में है कि मैं 2 करोड़ का आदमी हूं और मैं 2 करोड़ रुपए ही कमाऊंगा और जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे बैंक में 2 करोड़ रुपए होंगे, तो वो 200 करोड़ नहीं हो सकते, वो 2 करोड़ ही रहेंगे। अगर मेरे चार्ट में है, अगर किसी लेडी के चार्ट में है कि चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, तो डिनायल है, अगर हार्ड कोर डिनायल है तो नहीं होगा। अगर थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ा सा प्ले है कि प्लैनेट की एनर्जीज को मैनेज करके या कुछ, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे, अगर वो हो सकता है तो वो इवेंट होगा। 100% डेस्टिनी या वो चेंज नहीं कर सकती रेमेडी, लेकिन रेमेडी काम करती है क्योंकि हम फाइन ट्यून कर सकते हैं एनर्जीज को और प्लैनेट्स को और जिस तरह से हमारी दशा भुक्ति अंदर चल रहा है, और अपना इवेंट करा सकते हैं। फंडामेंटल जो चीज है मेरे को जो समझ में आई है, वो है कर्म इज दी रेमेडी। रेमेडी तो कर्म ही है। आपको कर्म का ही फल मिलेगा, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही बोला है। कर्म इज द रेमेडी का मतलब कि आपको कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ करे होगा नहीं। अब जैसे किसी को डायबिटीज है और उसको अपनी शुगर कंट्रोल करनी है या अपनी हेल्दी लाइफ जीनी है या उसको लंबे समय तक जीना है, 70 80 साल तक, तो वो कैसे करेगा? वो कर्म करेगा ना, एक्सरसाइज करेगा, खाना ठीक खाएगा, मेडिसिन खाएगा, स्लीप अपनी ठीक रखेगा, डाइट ठीक रखेगा, अपनी शुगर मॉनिटर करेगा हर 2 दिन में, हर रोज कि बढ़ तो नहीं रही, तभी तो वो होगा ना। अगर वो कुछ नहीं करेगा और उल्टा सीधा खाता रहेगा और कुछ भी नहीं करेगा और बोलेगा जी मेरे को रेमेडी दो, मैं गाय को रोटी खिला दूं मेरी शुगर ठीक हो जाए, वो तो नहीं हो सकता ना। तो अल्टीमेटली कर्म इज द रेमेडी। कर्म को ही हमें उसको एक तरह से वो करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अब वो कर्म ये भी हो सकता है कि आपने फलाने फलाने प्लेनेट का दान कर दिया, वो कर दिया, उस पर भी मैं भी आऊंगा कि वो कैसे वो करना है, बट कर्म इज दी ओनली रेमेडी। दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि आपका लक्ष्मी स्थान क्या है। लक्ष्मी स्थान क्या है? लक्ष्मी स्थान है फिफ्थ और नाइन्थ हाउस। हाँ, 5 नो, राइट।
और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। राइट। ये आपके अर्थ स्थान, जो आपके अर्थ वाले हाउसेज हैं, 2, 6, 10, 11। दूसरा घर है पैसा, एक्यूमुलेटेड पैसा। छठा घर है इनकम। 10वां घर है स्टेटस। 11वां घर है गेन। जो आपके मनी हाउसेज हैं, उसको ऋषि ने, या हमारे जो इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स लिखे थे, और ऋषि मुनि थे, ऋषि पराशर थे या ऋषि जैमिनी थे, किसी ने भी पैसे को लक्ष्मी स्थान नहीं बताया। उन्होंने 5 और 9 को लक्ष्मी स्थान बताया। 5 और 9 का मतलब नॉन मटेरियल हैप्पीनेस, गुड हेल्थ, गुड लक। तो ये एक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो है, उसको ही हैज टू सी ओवरऑल पोजिशन एंड नॉट जस्ट मटेरियल। राइट। हमारी सबसे बड़ी जो सोसाइटी का रूल बोल रहे हो, या हमारा जो आज का जो टाइम चल रहा है, ऑटोमेटिकली हम पैसे को देखते हैं कि भैया इसके पास मर्सिडीज है, ओ ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा, इसके पास साइकिल है, तो ये नॉर्मल आदमी है, ये तो अच्छा नहीं है बंदा। ये 500 करोड़ का बंदा है, ये 100 करोड़ का बंदा है, इसका इतना पैसा है, इसके पास इतने एसेट्स हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी के एंगल से चीजों को देखोगे, तो आपको पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपको उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, आपको ओवरऑल पोजीशन देखनी है। अगर किसी बंदे की सैलरी 25,000 रुपये महीना है, वो एक छोटे से घर में रहता है किसी टीयर 3 सिटी में, लेकिन वो खुश है अपनी लाइफ से, और उसके 5959 बहुत हैं, तो 5959 बहुत है, तो ऑफकोर्स वो इतने ज्यादा हेल्थ पैसे अच्छी। वाला तो नहीं होगा, लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी हाँ। होगी, उसकी लाइफ अच्छी हाँ। होगी, उसकी जिंदगी अच्छी होगी, वो 70 75 साल तक जिएगा, सुबह सैर करेगा, शाम को आके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा। वो 59 है, वो लक्ष्मी, उसको बोला लक्ष्मी स्थान ऋषि ने, क्योंकि आपको नॉन मटेरियल हैप्पीनेस देता है वो। और मटेरियल हैप्पीनेस का कोई एक एंड नहीं है। जिसके पास एक 10 करोड़ यहाँ है पे उसको 100 करोड़ चाहिए। हम्म। एक यहाँ पे सवाल है मेरा। अब वैसे ही हम बात करते हैं कि 2, 6, 10, 11 है तो हम लोग उसे बहुत अच्छा मानते हैं, और जिसका 2, 6, 10, 11 नहीं है वो नॉर्मल में आता है ना। हाँ अब हाँ मैंने मैंने एक दो कुंडलियां ऐसी भी देखी हैं, हस्बैंड तो बहुत सारे 10, 11 लेके बैठा है, और वाइफ जो है, और अच्छा उनके अंदर मतलब ट्यूनिंग अच्छी है, और वाइफ के पास ऐसा 10, 11 कोई भी नहीं है। हाँ। और तो पैसे का सुख तो वाइफ भी बहुत अच्छा भोग रही है, जितना हस्बैंड के पास है उतना वाइफ के पास है, उतना बच्चों के पास है, सब कुछ हो रहा है। तो ये हम उसको कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे, और ये क्या देखेंगे अगर कल ही वाइफ की कुंडली आती है, हम उसका देखते हैं, उसके पास तो कोई 2, 6, 10, 11 नहीं है, और पूछते हैं हाँ भी तुम्हारे पास तो नॉर्मल सा पैसा है, नहीं भाई मैं तो बहुत रिच हूँ, मेरा हस्बैंड तो आठ बहुत ग्यारह कमाता है। 8 11 होंगे, 8 11 होंगे, या सेवन्थ हाउस का बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, या कुछ होगा। ऐसे हॉरोस्कोप कनेक्टेड होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चार्ट में कुछ ना हो। मैं आपको दिखाऊंगा, एक ऐसी चार्ट है मेरे पास जिसमें उसके पास कुछ नहीं है लेडी के पास, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत रिच है, तो उसके 8 11 बहुत है। तो अच्छा। दूसरों के पैसे पे अगर आप इंजॉय कर रहे हो, या कोई somebody is taking केयर ऑफ यू, उसके लिए भी योग होते हैं, वो दिख जाएंगे आपको चार्ट के अंदर। 2 से 10 11 नहीं मिलेंगे, लेकिन 8 11 मिलेंगे। ठीक है। अब एक और लॉजिक है, द लॉजिक ऑफ 6 8 12। हमने जो हमने जो अभी तक जितने भी हमने इवेंट्स पढ़े हैं, हमें पता है 6 8 12 से प्रॉब्लम आती है। ये दुख स्थान होते हैं या दुख भाव होते हैं, इनसे प्रॉब्लम सारी 6 8 12 से ही आती हैं। छठा हाउस राइट। जो है वो है छठा हाउस जो है वो है ऋण रोग शत्रु, बीमारियां, कर्जे और एनिमीज। 8वां घर है दुर्भाग्य, दुख, प्रॉब्लम। और 12वां घर है लॉसेस और एक्सपेंसेस का, है ना। तो अब क्या होता है कि, अब मैं बोल रहा था ना कि, एक सेकंड, अब मैं आपको ये बोल रहा था ना कि करम इज द रेमेडी। बोला है, बिल्कुल। करम इज द रेमेडी का मतलब यही है। अब आपने, अगर 6 8 12 जो आपके दुख स्थान है, अगर आपने अपने कर्म ही उसी चीजों से अलाइन कर लिए कि वो 6 8 12 के चीजों से आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो 6 8 12 का असर कम हो जाता है। कर्म इज द ठीक है। रेमेडी का मतलब एक और ये भी होता है कि आपको प्लैनेट की एनर्जी को डिफ्लेक्ट करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे दिख रहा है कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि जाके ब्लड डोनेट कर दो। क्योंकि आप अस्पताल गए, आपका खून निकल गया, तो प्लैनेट फिर आपको नहीं तंग करेगा, क्योंकि आपने वो ऑटोमेटिकली कर दिया।
ओके। अब ये जो चीज है ना, ये चीज आपको सिखिज्म में बहुत देखने को मिलेगी। कर्म इज द रेमेडी का बेसिक मतलब ये हो गया कि आपको अच्छे कर्म करने हैं। देखो, अगर मैं अपने फादर की सेवा कर रहा हूँ, मेरा सन ठीक हो जाएगा। मदर की सेवा कर रहा हूँ, मेरा मून ठीक हो जाएगा। अपनी वाइफ को ध्यान से और उसके उसका ख्याल रख रहा हूँ और उसके अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, मेरा वीनस ठीक हो जाएगा। अपने छोटे भाइयों को ठीक से रख रहा हूँ तो मेरा मंगल ठीक हो जाएगा। अपने टीचर की सेवा कर रहा हूँ तो मेरा जुपिटर ठीक हो जाएगा। अगर मैं रोड पे चलने वाले नॉर्मल लोग, रिक्शे वाले, मजदूर, इनको प्यार से हैंडल कर रहा हूँ, होटल में वेटर या नॉर्मल जनता, तो मेरा शनि ठीक हो जाएगा। अगर मैं अपाहिजों को खाना खिला रहा हूँ तो मेरा केतु ठीक हो जाएगा। तो ठीक है ना, तो ये तो फंडामेंटल है ही ना कि सबके साथ अच्छा रहो, सारे प्लान अपने आप ठीक हो जाएंगे, सबका किसी ना किसी का कोई सिग्निफिकेटर तो है ही ना। लेकिन 6 8 12 को मैनेज करने के लिए एक ये सबसे जबरदस्त रेमेडी है कि आपको उस हाउस के अच्छे पार्ट्स भी हैं और उस हाउस के बुरे पार्ट्स भी हैं। तो अच्छा। आपको उस हाउस के रेलेवेंट एनर्जी से एंगेज होना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल छठा घर जो है वो है एफर्ट का और प्रॉब्लम्स का। अब अगर किसी का छठा घर बहुत एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, हम्म। और 6 8 6 8 6 8 6 8 बहुत एक्टिवेटेड है, हम्म। तो उसकी क्या रेमेडी बताओगे आप उसको ये बताओगे कि आप छठे और आठवें घर से एक तरह से एंगेज करो, उसकी एनर्जी को स्पेंड करो इन अ पॉजिटिव वे। अब ये सिखिज्म में बहुत होता है। अब सिखिज्म में क्या होता है, वो सेवा करते हैं। आप गुरुद्वारे चले जाओ, वो आपके जूते उठाएंगे, आपको प्यार से पानी पिलाएंगे, आपको लंगर में बिठा के खाना सर्व करेंगे। फिर वो जो बंदा आपके जूते उठा रहा है, वो हो सकता है बाहर मर्सिडीज पार्क करके अंदर आके जूते उठा रहा हो, हाँ, क्योंकि उनका ऐसा है। कल्चर है, उनका गुरु, उनके गुरुओं ने उनको ये सिखाया है। तो जब आप हम्म। ये सेवा करते हो तो आपका छठा घर ऑटोमेटिकली तमीज में रहता है, कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ओके। छठा घर सेवा का होता है और छठा घर बीमारी का भी होता है। ओके। अगर आप सेवा कर रहे हो तो जो छठे घर की जो एनर्जी एक्टिवेटेड है वो सिक्स हाउस की सेवा में खर्च हो जाएगी। फिर आपको वो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं देगा। ये एक अच्छा। एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर सकते हो आप। सिमिलरली आठवां घर है दुर्भाग्य का और दुखों का। जब कोरोना में लोगों की डेथ हो रही थी तो उनके घर वाले उनकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे। सरदार लोग उनके अंतिम संस्कार कर रहे थे और उनकी बॉडीज को डिग्निफाइड वो कर रहे थे, उनका लास्ट राइट्स कर रहे थे। आठवें घर का मतलब ये हो गया कि आपको दूसरों के दुखों में इन्वॉल्व होकर उनकी हेल्प करनी है। आठवां घर दुखों का होता है ना, प्रॉब्लम्स का होता है ना। एक सेकंड, दुखों में इन्वॉल्व होना, इसका कुछ एकदम से कोई और एग्जांपल दें कि मतलब कुछ जो और लोग, इसको। जिन जिन लोगों को कोई तकलीफ है या कोई दुख है, उसमें आपको उनको हेल्प करना है। अब वो, अब जैसे आप हो, अब आप हाँ एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हो, हाँ है ना? हाँ, तो ये आठवें घर तो का काम है। ये आठवें घर तो का काम है। आप आठवां घर आपका एक्टिवेटेड हो गया, मतलब उसको आप बिल्कुल। ऐसे कर रहे हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप इस चीज के पैसे चार्ज कर रहे हो। तो क्या हाँ, ये चीज आपकी मतलब कंसीडर मैं होएगी कि आपको आप सेवा कर मैं रहे हो? आपको हाँ, ये होगी भी और नहीं भी होगी, मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ। हाँ। मेरे स्पेसिफिक चार्ट में मेरा मून आठवें घर में है और वो मंगल के साथ है। तो ओके। मून यानी कि मन, यानी कि इमोशन, यानी कि जो जिस तरह की मेरा थॉट प्रोसेस है, वो आठवें घर में है, तो मेरा ओकल्ट में इंटरेस्ट है। मेरा मंगल उसके साथ है, तो इसका मतलब मंगल उसको और ज्यादा अग्रेशन और ज्यादा पर्पस प्रोवाइड करेगा, तो मेरा ओकल्ट में वो आता है। ओके। मून मेरे 10th हाउस का लॉर्ड है। ओके। 10th हाउस जो है वो कर्म स्थान का होता है और वहां से थोड़ा सा इनकम आना चाहिए। हम्म। तो अगर मेरा 10th हाउस का लॉर्ड 8th में है, इसलिए मैं इसके चार्जेस लेता हूँ, नहीं तो मैं फ्री में भी कर सकता हूँ। क्योंकि अगर नहीं नहीं, मैं मेरे अपने को। 10th हाउस को 8th हाउस से कनेक्ट नहीं करूंगा ना, तो हाँ। वो मेरा स्पेंड नहीं होगा। तो ये मेरे ये आठवें घर की रेमेडी भी है, और मेरे आठवें घर से 10th घर के कनेक्शन से उसका एक वो भी है, एक कॉम्बिनेशन कनेक्शन भी है। ये नहीं समझ में आया कि टेंथ का कनेक्शन आपने एट्थ के साथ जोड़ा और फिर टेंथ का इसको। लॉर्ड 10th का लॉर्ड अगर 8th में जाएगा तो 8th जो हाउस है वो अच्छा स्थान नहीं है। अच्छा। इसका मतलब आपके 10th हाउस में जो कि आपका काम का एरिया है, उसमें 8th हाउस से अगर इन्वॉल्व हो गया तो सडननेस, अचानक कोई प्रॉब्लम आना। 8th हाउस इसी का है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी। दुर्भाग्य, कोई ना कोई प्रॉब्लम हम्म। आती रहेगी। तो आपके हम्म। 10th हाउस का 8th हाउस में लॉर्ड होने का मतलब हम्म। आपको 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वो एनर्जी स्पेंड हो। तो अच्छा। कमिंग बैक टू दिस, अगर आपने आठवें घर से रिलेटेड कोई काम किया, दूसरों के प्रॉब्लम्स के साथ आपने कोई काम किया,
तो हम्म। आपका ये 8वें घर का इम्पैक्ट कम हो जाता है। ओके। और 12वां घर जो है वो है दान, वो है एक्सपेंसेस और लॉसेस का, उसको दान से मैनेज करो। अब आप वही एग्जांपल देख लो, गुरुद्वारे में आपको लंगर मिलता है, तो जो आपके सिख लोग हैं गुरुद्वारे में वो लंगर लगाते हैं ना, तो लंगर में पैसे कौन दे रहा है? तो हालांकि वो कम्युनिटी किचन है, उसमें लोग भी करते हैं, कुछ लोग जाके लंगर में घी आटा पैसे दान करते हैं, लेकिन किसके हाथ से हो रहा है वो दान? उसी इंस्टीट्यूशन के हाथ से हो रहा है ना। तो 12वें घर को आप मैनेज कर रहे हो दान करके, ठीक है। अगर किसी का 12वां घर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, तो हम उसको बोलेंगे भैया तू दान किया कर, नहीं तो नुकसान में खर्च हो जाएगा ये, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो घर एक्टिवेटेड है वो अपना रिजल्ट देगा, ठीक है ना। विकास, अगर दान देने में अगर ये भी चीजें आती हैं, लेट अस सपोज आप अपने माँ बाप को कहीं घूमने के लिए भेज रहे हो, या नहीं, उनको वो कुछ, दान नहीं है। वो दान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, दान नहीं है वो। दान मतलब किसी अंडर प्रिविलेज बंदे को तुम्हारे हाथ से कुछ मिला, जिससे तुमने कुछ वापस नहीं लिया, वो है दान। और 99% में दान जो है वो गुप्त दान होना चाहिए, किसी को पता ही नहीं किसने दान किया। जैसे ही आपने वो किया ना कि आपने एक वो कंबल बांटे और अपनी फोटो खिंचवा के डाल दी फेसबुक पे, देखो जी हमने कंबल दान किया आज, वो दान नहीं है भाई। वो तो फिर आपको वो मिल रहा है ना, स्टेटस मिल रहा है ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखा रहे हो ना, ईगो आ गई ना वहां पे फिर। तो वो दान नहीं है, दान ओके। इज गुप्त दान। आपने 50 लोगों को खाना खिलाया, उन 50 लोगों को पता ही नहीं कौन खाना खिला गया, आपने खिला दिया, आपने अपना काम कर दिया, और उसके बारे में ज्यादा आप अपनी बढ़ाइयाँ नहीं कर रहे हो, घर जाओ अपने, जाके आराम से बैठो, वो है दान। ओके। ओके। दान दान देखो, कर्म जो है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, कर्म इज द रेमेडी। कर्म इज द इंटेंशन, एंड द थॉट प्रोसेस ऑल्सो इज कर्म। सिर्फ एक्शन कर्म नहीं है, जो तुम सोच रहे हो वो भी कर्म है, और जो तुम्हारा दिमाग जैसे काम कर रहा है वो भी कर्म है। तो वो एक पूरा, इसका पूरा एक सिस्टम है ये, जो हमारे उसमें समझाया है हमारे थ्योरी में, कि ये कैसे ऑपरेट करता है। तो ये 6 8 12 का लॉजिक हो गया। इसके बाजू में लिखना जरा, मैनेज विद सेवा ऋण रोग शत्रु, एक बार वैसे ही थोड़ा सा वो तो मतलब सिक्स उसके हिसाब। वो तो सिक्स हाउस के बैड इवेंट है ही ना, हाँ, वो तो सिक्स हाउस के थोड़ा बेसिक सा क्वालिटीज है ना। ऋण रोग शत्रु। ठीक है। हाँ। अब ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से रेमेडीज के। अब हाँ। इसके बाद एक और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, गुड और बैड। अब एक बात बताओ, जुपिटर गुड है या बैड है? जुपिटर गुड है। हम्म, गुड है। गुड है। हाँ। बैड नहीं है। नहीं, बैड नहीं है। देखो अब इसमें क्या होता है, दो दो कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। एक है नेचुरल सिग्निफिकेंस, और एक है फंक्शनल सिग्निफिकेंस। नेचुरल सिग्निफिकेंस यानी कि प्लैनेट, यानी कि नेचर ऑफ प्लैनेट। फंक्शनल सिग्निफिकेंस यानी कि विच हाउस डज इट रूल। नो प्लैनेट और हाउस इज कंप्लीटली गुड और बैड, कोई भी घर या कोई भी प्लैनेट पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं सब बुरे होते हैं। आपको पता है कैंसर जुपिटर देता है, आपको पता है लिवर सिरोसिस जुपिटर देता है, जॉन्डिस जुपिटर देता है, लिवर फेलियर जुपिटर देता है, बॉडी में फैट का बढ़ना, ओवर ओवर एक्सीडिंगली ओबीस ओबेसिटी, वो जुपिटर देता है। डायबिटीज जुपिटर देता है, बिना जुपिटर के डायबिटीज ही नहीं हो सकती। तो वीनस देता जुपिटर ना, भी, मैंने सुना था जुपिटर की बजाय वीनस जुपिटर देता भी देता है, नहीं डायबिटीज। नहीं जुपिटर भी देता है, वीनस किडनी होता है, जुपिटर पैनक्रियाज और लिवर होता है, तो जुपिटर देता है डायबिटीज। मीठा, बॉडी में फैट और मीठे की जो वो है वो जुपिटर है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि अच्छा प्लैनेट जब मारेगा तो धीरे धीरे प्यार से मारेगा, प्यार से खराब करेगा, बुरा प्लैनेट एकदम से खराब करेगा। मोस्टली बैड हेल्थ सैटर्न देता है, लेकिन अगर खराब जुपिटर है तो वो हेल्थ खराब करेगा। इसी तरह से कोई भी हाउस भी अच्छा या बुरा नहीं है, 8वां घर अच्छा है या बुरा है? 8वां घर आप कहोगे बुरा है,
हम्म। लेकिन आठवें घर के बिना लॉटरी नहीं लग सकती। 8वें घर के बिना लेगेसी नहीं मिल सकती। अगर मेरे पिताजी की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे कर गए, उसके लिए मेरा 8वां घर होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा मुझे। अगर 2 भाई हैं और दोनों में से एक का 8वां है, एक का नहीं है, तो जिसका 8वां है उसको दे देंगे वो। समझ आया? तो कोई भी हाउस बुरा या अच्छा नहीं है। अब छठे घर से अगर हम बीमारी देखते हैं, तो छठे घर से हम करियर भी तो देखते हैं। अगर मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, मेरे को छठा घर चाहिए ना, उसके बिना मैं कैसे बन जाऊंगा? दो छह दस अब 11। बिल्कुल चाहिए। अब छठा घर जब आएगा तो करियर अच्छा होगा, तो मैं 11 घंटे काम करूंगा, मैं कंपनी में टॉप लेवल पे होऊंगा, मेरे पास बहुत स्ट्रेस होगा, लेकिन मेरी हेल्थ खराब होगी। लेकिन वो 7वें से 12वें है, तो मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा। और मेरे दुश्मन बहुत होंगे, क्योंकि मैं छठे घर में ऊपर में लोग टांग खींचने के लिए रेडी बैठे हैं। तो छठे घर की यही डील है। आपको ये करना है तो ये मिलेगा। आपको हर चीज बैलेंस में मिलेगी। आपको अगर कोई चीज ज्यादा मिल जाएगी, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी आएंगी। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो साथ में दुश्मन भी आएंगे, जो उनको दिन रात गालियां देंगे और प्रॉब्लम करेंगे। तो ये तो सब साथ में चलेगा। अब वो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे ट्रेड ऑफ करना है, आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है? तो ये गुड और बैड है एक, ये फंक्शनल सिग्निफिकेटर जो है। अब मान लो कि जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन आपकी पत्री में 8वें का लॉर्ड है, और 8वें में ही बैठ गया, तो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर सन 8वें का लॉर्ड है और सन 8वें में बैठ गया, वर्सेस जुपिटर 8वें का लॉर्ड है, जुपिटर 8वें में बैठ गया, तो क्या फर्क है? ये दोनों सिचुएशन बता रहे हो कि हाँ। 8वें का ही लॉर्ड है और 8वें में ही बैठ गया, राइट? हाँ, यानी कि उसके नंबर में 8 आ गया ना, सिंगल। सन अगर 8वें का लॉर्ड 8वें बैठ गया, तो सन में सिंगल 8 आएगा। हाँ। जुपिटर 8वें का लॉर्ड है, वो 8वें में बैठ गया, तो वो 8वें का लॉर्ड है, तो 11वें का भी होगा, क्योंकि वो 9 10 11 हम्म। 12 का लॉर्ड है ना, तो 8 11 आएगा राइट। जुपिटर में। हाँ हाँ। ये फर्क है। अगर अगर 8वें नंबर में 9वीं राशि है, तो 9 10 11 12, तो जुपिटर 8 और 11 का लॉर्ड होगा, तो वो 8 11 दिखाएगा। लेकिन अगर सन 8वें का लॉर्ड है, तो सन अकेला 8 दिखाएगा। आप समझ रहे हो? हम्म। अब यहाँ पे नेचुरल सिग्निफिकेटर आएगा, क्योंकि जुपिटर नेचुरली अच्छा प्लेनेट है, वो 8वें घर को इतना खराब नहीं करेगा। अगर राहु 8वें में बैठ गया, राहु में 6 8 12 है, तो वो ज्यादा खराब करेगा। समझ रहे हो आप? तो नेचुरल ओके। सिग्निफिकेटर देखना पड़ेगा प्लेनेट का, लेकिन कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। ओके। ठीक है? अब हम्म। एनर्जी चैनल करने के लिए या कर्म करने के लिए जो रेमेडी है वो कैसे काम करती है, मैंने ना इसमें एक छोटा सा टेबल बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ ये। ओके। देखो, अब आप इसको देखो। सिंपल सी बात है। आपको 4 चीजें करनी है, व्हाट टू डू। पहला है आपको अलाइन करना है अपने आप को, दूसरा है आपको प्लैनेट को कंज्यूम करना है, तीसरा है प्लैनेट को स्पेंड करना है, चौथा है प्लैनेट को प्योरीफाई करना है। यही है रेमेडी की कहानी, और यही है कर्म की कहानी। सबसे पहला पॉइंट है अलाइन योरसेल्फ। आपको अपने आप को अलाइन करना है दशा लॉर्ड के साथ, जिसकी आपकी दशा चल रही है, आपको उससे अलाइन करना है अपने आप को। ओके। आपको वो कैसे करोगे? बी अवेयर, इम्बाइब द क्वालिटीज स्पेशली कार्मिक प्लैनेट्स, एंड लुक आउट फॉर बैड ट्रांजिट एंड अफ्लिक्शन इन द चार्ट एंड ट्रांजिट। अब फॉर एग्जांपल, प्लैनेट का बेसिक नेचर जैसे मैंने बताया था, काम आता है। जब जुपिटर की दशा आती है, तो बंदे को ऐश करने को मिलती है। वो टाइम अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर बेनिफिक है, गिवर है। जुपिटर आपको, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में भोग, जुपिटर आपको भोग कराता है। आप गाड़ी भी ले रहे हो, आप घर भी ले रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि जो उसके इवेंट्स है वो नहीं होंगे। अगर जुपिटर में अबॉर्शन है और जुपिटर की महादशा और उसमें अबॉर्शन है, तो वो होंगे। मकान भी बनेंगे, गाड़ियां भी आएंगी, एक्सीडेंट भी होंगे, सब होंगे। लेकिन ओवरऑल नेचर जो है प्लेनेट का, वो जुपिटर का नेचर अच्छा है। जुपिटर, वीनस, ये भोग कराते हैं आपको, ये लाइफ एंजॉय कराते हैं। जुपिटर के बाद एकदम से शनि आता है। तो ये जो पैटर्न है ना, कि पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, ये भी एक तरह से डिसाइडेड है। तो ये लाइफ का साइकिल है, पहले अच्छा टाइम आएगा, फिर खराब टाइम आएगा, फिर अच्छा टाइम आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो अगर आपकी जुपिटर की दशा है, तो आपको ये अवेयर होना चाहिए कि मेरी जुपिटर की दशा है, और मेरी जुपिटर की क्वालिटीज क्या है, मेरे को वो इम्बाइब करनी है, मेरे को ये भोग करा रहा है। तो मेरे को ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना, मेरे को देखना है कि ये आगे जाके मेरे को शनि भी आने वाला है, तो इस तरह से उसको थोड़ा माइंडसेट में डालना पड़ेगा। लोग अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, पहले से बड़ा, पहले से बेहतर सब होगा। लेकिन जब कार्मिक प्लैनेट्स की दशा है, तो आपको उससे अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, स्पेशली सैटर्न। अगर किसी की सैटर्न की दशा है, तो उसको सैटर्न की क्वालिटीज इम्बाइब करनी पड़ेंगी। मतलब डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, राइट।
अच्छे कर्म करो। अब लोग बोलते हैं जी हम क्या रेमेडी करें, मैं उसको बोलता हूँ जी अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म किसी को समझ में नहीं आती रेमेडी, उनको बोलते हैं शॉर्टकट दे दो जी कोई, कि जी मैं वो एक लाल थैली में सौंफ डाल के ना अपने तकिए के नीचे रख दूं तो वो ठीक हो जाए। ऐसे नहीं होता, वो हो जाएगा ठीक, लेकिन वो लॉन्गर टर्म में फिर नहीं होगा ठीक, वो शॉर्टकट है। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लैनेट से अलाइन करना है। सैटर्न की दशा है या राहु की दशा है तो अपने आप को उससे अलाइन करना है। बैड ट्रांजिट आपको देखना है और अफ्लिक्शंस देखना है, और चार्ट में और ट्रांजिट में अफ्लिक्शन कहाँ पे आ रहा है। अब जैसे अगर सैटर्न की दशा है आपकी, और सैटर्न आपका राहु के साथ है आपके लगन चार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा सैटर्न है। फिर जब आपको कंसल्टेशन दोगे तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे भाई तेरा सैटर्न है, सैटर्न की दशा है और वो राहु के साथ है, तो ध्यान रखियो ये इसको अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन देगा। तो तेरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बनेंगी जहां पे अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया कुछ आएगा, या कुछ नया ऐसा होगा कि अगर कुछ कुछ खराब आएगा तो बहुत ही खराब होने के चांस है। सैटर्न अगर अच्छा है तो आप उसको बोलोगे भैया तू तो बहुत ज्यादा तेरे को सक्सेस मिलेगी क्योंकि राहु बैठा है तो ये आपको दशा लॉर्ड के साथ अलाइन करना होता है। दूसरा है आपको प्लेनेट कंज्यूम करना है। कंज्यूम आपको कौन सा प्लेनेट करना है? जो डीबीए में होना चाहिए, दशा भुक्ति अंतर में होना चाहिए। कंज्यूम का मतलब उस प्लेनेट के एलिमेंट को अपनी बॉडी में, अपने अपने लाइफ में, अपने ऑरा में बढ़ाना है। किसको कंज्यूम करना है? से जिसका, मतलब हाँ कैसे बढ़ाना है उस एलिमेंट को, मैं समझी बता रहा हूँ नहीं, बता रहा हूँ प्लेनेट को कैसे बढ़ा सकते हैं? बता रहा हूँ मैं, हाउ लिखा है ना मैंने यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं। ओके। कंज्यूम उसको करना है जिसके इवेंट के लिए पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। सपोज करो आपके पास बंदा एक इवेंट के लिए आया है, वो बोल रहा है जी मुझे चाइल्ड बर्थ के बारे में पूछना है। तो आप हाँ। देखोगे कि 2 5 11 किस में है दशा भुक्ति अंतर में, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें 2 5 11 है, या 5 11 है, या 2 11 है। उसको आप उसको कंज्यूम करने को बोलो, क्योंकि उसकी पावर को हमें बढ़ाना है, उसको बल देना है, ताकि वो और ज्यादा 2 5 11 दे हमें। लेकिन उसके अंदर 6 8 12 ना हो तो बेटर है, 6 8 12 नहीं होना चाहिए। अगर 6 8 12 को कंज्यूम करोगे तो वो 6 8 12 देगा। अब आप कंज्यूम कैसे करोगे? उसका स्टोन पहन सकते हो, आप उसकी कलर थेरेपी कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड फूड कंज्यूम कर सकते हो, या लाल किताब जो आप जिसको आप मानते हो, लाल किताब की कोई भी आप रेमेडी उठा के देख लो, कोई भी रेमेडी, वो या तो प्लानट को कंज्यूम कर रहा होगा, या स्पेंड कर रहा होगा, या क्लीन कर रहा होगा। वो सब लाल किताब की पूरी रेमेडी इन्हीं तीनों पे बेस्ड है। या तो प्लानट को कंज्यूम करते हैं, या स्पेंड करते हैं, या क्लीन करते हैं। जब वो बोलते हैं ना कि अपने बटुए में एक हल्दी की गांठ रखो, हाँ, बोलते हैं। वो तो वो क्या है, जुपिटर को, वो कंज्यूम करना है? हाँ जुपिटर को कंज्यूम करो ना। आप जुपिटर जो है वो येलो का हो गया ना, जुपिटर, हल्दी जुपिटर की होती है। अब वो जुपिटर की अगर आप सिग्निफिकेटर हल्दी को अपनी जेब में रख के चल रहे हो, तो आप जुपिटर का एक एलिमेंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो वो जुपिटर को कंज्यूम कर रहे हो आप। तो लेकिन हाँ, इसका मतलब आप 2 5 11 में से 2 11 हैं, तो 5 को आप कंज्यूम कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं आप इसमें? नहीं नहीं, मैं ये नाड़ी वाला, मैं अपना आपको नाड़ी या केपी वाला बता रहा हूँ, लाल किताब नाड़ी नहीं बताता। लाल किताब जो है वो बोलेगा जी जुपिटर अगर आपके लगन का लॉर्ड है तो हल्दी की गांठ रख लो, क्योंकि लगने से अच्छा होता है। लेकिन अगर जुपिटर में 1 6 10 है और मैंने हल्दी की गांठ रख ली, तो 1 6 10 एक्टिवेट होंगे ना। आप समझ रहे हो? लाल किताब हम्म। बोलती है कंज्यूम करो, लेकिन किसको कंज्यूम करना है वो हम कोऑर्डिनेट से देखते हैं। मैं उसको कंज्यूम करूंगा जो प्लेनेट इवेंट दे रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ जी मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, और मेरी जो दशा भुक्ति अंतर है उसमें 3 प्लेनेट है, तीनों में से एक प्लेनेट है जिसमें 2 6 10 11 हैं। अब लेट्स से वो प्लेनेट सैटर्न है, तो मैं सैटर्न को कंज्यूम करूंगा ना, ताकि मैं उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में बढ़ाऊं कि सैटर्न मुझे 2 6 10 11 दे दे भाई, मेरे को चाहिए प्रमोशन। तो उसके 2 6 10 11 को बढ़ाने के लिए मैं उसके एलिमेंट को कंज्यूम करूंगा ना। कंज्यूम करने के लेट लिए अस स्टोन, सपोज लेट अस सपोज सैटर्न में 2 6 10 11 के साथ 6 8 12 भी है तो? फिर नहीं करूंगा मैं कंज्यूम। फिर मैं कंज्यूम करूंगा तो मैं 8 12 भी तो ले रहा हूँ। हम्म। अगर आपके घर में आपके जो नलका लगा हुआ है उसमें अगर मिट्टी वाला पानी आ रहा है, तो आप क्या मोटर लगाओगे या प्यूरिफायर लगाओगे? प्यूरीफायर लगाएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो ये मोटर है, कंज्यूमिंग इज मैग्नीफाइंग स्टोन। अगर आप, तो वो मैं भी आगे आऊंगा, ठीक है। तो ओके। ये आपका कंज्यूम का लॉजिक है, इवेंट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, 6 8 12 नहीं होना चाहिए। स्पेंड आप ओके। उसको करोगे, स्पेंड आप उसके करोगे जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और जिसमें 6 8 12 है। जैसे अगर मेरे को प्रमोशन चाहिए,
और मेरे 3 प्लैनेट हैं दशा भुक्ति अंतर में, जिसमें से एक है जिसमें 5 8 12 6 8 12 है, तो मैं उसको स्पेंड करूंगा ना। सपोज को मेरा जुपिटर में मंगल में राहु है, और हम्म। मंगल मेरा बहुत खराब है, 6 8 12 है, और मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आप उसको ये बोलोगे कि भाई मंगल परेशान कर रहा है तेरे को। परेशान कौन? काम करने में रुकावटें कौन डाल रहा है? मंगल डाल रहा है ना। 6 8 12, हाँ। मुझे प्रमोशन चाहिए, मेरा काम करने के लिए रुकावटें कौन डाल रहा है? मंगल डाल रहा है ना, 6 8 12 डाल रहा है ना, 6 8 12 मंगल में हम्म। ही है ना। तो मैं मंगल हाँ को हाँ। स्पेंड करूंगा ना। हम्म। तो स्पेंड कैसे होगा? ये स्पेंड होगा दान करने से। दान कैसे होता है? फूड से होता है, मनी से होता है, और रिचुअल से होता है। रिचुअल मतलब खुद कुछ करना। अब जैसे एक तो होता है जी, एकादशी पे आपने किसी को 2,000 रुपये दे दिए और बोला बाहर छबील लगा के पानी बांट दो, जाओ आज एकादशी है, लोगों को पानी पिलाओ, अच्छा अच्छा कर्म है, ठीक है। यहाँ तो आपने 2,000 रुपये दे दिए और आपने बोला जी एकादशी पे जाके बांट दो। दूसरा ये है कि आप खुद धूप में खड़े हो, 40 डिग्री टेम्परेचर में, और अपने हम्म। हाथ से लोगों को पानी पिला रहे हो। हम्म। तो कौन सी रेमेडी ज्यादा बेटर है? अपने हाथ से पानी पिलाने वाली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लोग मर्सिडीज बाहर पार्क करके गुरुद्वारे में जाके जूतों की सेवा क्यों कर रहे हैं? वो तो मर्सिडीज में आया है भाई, उसको कोई सेवा करने की जरूरत क्या है उसको? क्यों उसको दूसरों के जूते उठाने हैं? वो तो अपने घर में एसी चला के आराम से बैठ सकता है, नेटफ्लिक्स देख सकता है। क्यों आया वो? वो है रिचुअल, वो है असली दान। आप खुद इन्वॉल्व हो, आप खुद अपने हाथ से कर रहे हो, वहां पे आपकी एनर्जी क्लीनिंग हो रही है ना। मेरा वजन 110 किलो है, मैं किसी बंदे को 5,000 रुपये देता हूँ और बोलता हूँ जा मेरे बिहाफ पे ना ट्रेडमिल पे भाग ले जाके जिम में, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं कर सकता ना। मेरे को ही तो भागना पड़ेगा ना भैया, मेरा वजन कम करना है ना, तो खुद करो यार, ये दान खुद करना होता है। ये श्रम ये दान क्या इज फिर? द बेस्ट दान। हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, फिर ये क्या बकवास है जो पंडित कहते हैं जी 5,000 डॉलर दे दो, हम आपकी पूजा कर देंगे, और ये पूजा के 1 1 लाख वो 2 2 लाख लेते हैं। वो वो पूजा अलग चीज है, वो भी कर सकते हैं, संकल्प लेके करते हैं फिर वो। अच्छा। अब आपको, अगर आपको राहु के मंत्र करवाने हैं, लेट्स से कि आपको राहु के 18,000 मंत्र करवाने हैं, राहु को आपको शांत करना है, राहु में दबा के 6 8 12 आपको राहु के मंत्र करवाने हैं। अब हाँ। अगर आप बैठ के 18,000 मंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि आपको विधि नहीं पता, आपको प्रोटोकॉल नहीं पता, आपको उच्चारण नहीं पता, आपको प्रोनाउंसिएशन, यू नीड समबडी हु कैन डू इट ऑन योर बिहाफ। तो एक ब्राह्मण आएगा जो एक संकल्प करेगा कि मैं एक संकल्प करता हूं कि मैं फलाने फलाने बंदे के लिए यह मंत्र कर रहा हूं, और इसका फल इसको मिले, और इसको, जो वो भगवान है या प्लेनेट है, इसको ब्लेस करे। वो हम्म। संकल्प करके मंत्र करता है, फिर वो उस मंत्र का फल वो गॉड से या प्लेनेट से प्रेयर करता है कि इसका फल इस बंदे को मिले। तो वो कर सकते हो, आप संकल्प कर सकते हैं, उसका हमारे शास्त्रों में प्रोविजन है। तो ब्राह्मण कर अच्छा। सकता है, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा। मेरा मेरा ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं संकल्प करूंगा कि मैं जी वीरेंद्र जी के लिए राहु के 18,000 मंत्र करूंगा, मैं संकल्प करता हूँ अपने हाथ में जल लेके भगवान के सामने, मैं संकल्प करता हूँ कि मैं मंत्र करूंगा, इसका बेनिफिट इनको दे दो, मैं कर सकता हूँ। हम्म। हालांकि मैं जन्म से ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन हम्म। ये ब्राह्मणों का काम है। और ये हमारे सोसाइटी का रूल है कि पहले जमाने में ब्राह्मणों को पूजा पाठ पे ऐसे कराया करते थे। तो ये कर हम्म। सकते हो आप। तो ये, लेकिन जो बेस्ट रेमेडी है वो है खुद अपना श्रम दान करो, खुद इन्वॉल्व हो, धूप में खड़े होके लोगों को पानी अपने हाथ से पिलाओ। 10,000 रुपये दे के छबील लगवा के अपने घर में बैठ जाओगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा, तुम्हारी एनर्जी क्लींजिंग नहीं होगी। ठीक है। तीसरा है मंत्रा। क्लीन, प्लैनेट को क्लीन कब करना है? क्लीन मतलब वही वाली एग्जांपल, नलके में मिट्टी वाला पानी आ रहा है, आपको लगाना पड़ेगा एक्वागार्ड, आपको लगाना पड़ेगा प्यूरीफायर। प्यूरीफायर इज मंत्रा। मंत्रा और डेटी को कैसे इन्वोक करना है? मंत्रा उसके करने हैं जिसका या तो मिक्स कॉम्बिनेशन है या नेगेटिव है। अब जैसे 2 5 11 भी है। अच्छा, मेरा अगर प्लैनेट है इसमें 5 6 10 11 8 12 है, तो 6 10 11 भी है, 5 8 12 भी है, तो मैं उसका स्टोन तो पहन नहीं सकता। अगर मैं स्टोन पहनूंगा तो 5 8 12 का एलिमेंट भी बढ़ रहा है। मैं हाँ। उसका दान करूंगा तो 6 11 का भी दान हो गया, सिर्फ 5 8 12 का तो होगा नहीं। यहाँ पे मंत्र होगा, यहाँ पे मंत्र होगा कि मैं 5 8 12 को तो हटा दूं और 6 10 11 को रख लूं, विद दैट इंटेंशन। और वो मंत्र जो होगा वो कौन से प्लेनेट का है, उसका एक डेटी होगा, उस डेटी का मंत्र होगा, और उसका करेक्ट प्रोसीजर फॉलो होगा। ये मंत्र आप खुद भी कर सकते हो, किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हो, खुद करोगे तो बेटर है। ब्राह्मण से करवाओगे तो फिर वो तो उसमें हमारे शास्त्रों में उसका प्रोविजन है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर वहां पे मार्केटिंग वाला एलिमेंट आ जाता है। अब वही तो एक पांच बात लाख रुपए और है। लेगा।
हम्म। हाँ, एक बात यहाँ पे और है। अब जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे मंत्र भेजो, तुमने मुझे मंत्र भेज दिया, दुर्गा माँ का दुर्गा स्तोत्र, है ना। हाँ। अब वो जो मंत्र है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें उच्चारण नहीं आता, हम लोग कर नहीं पाते, क्या हम इसको चला के सुन सकते हैं? क्या ये उतना ही इफेक्ट करेगा? मेरे को ट्रेडमिल करनी नहीं आती, मेरे को वेट कम करना है। मैं एक वीडियो देखूंगा जहां पे दूसरा बंदा ट्रेडमिल कर रहा है, मेरा वेट कम हो जाएगा। नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. इसका आंसर है वो नहीं होगा। वो दिल को बहलाने के लिए बंदे को रेमेडी चाहिए ना। हम्म। अब बंदे को शॉर्टकट चाहिए ना, दैट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम, लोगों को शॉर्टकट चाहिए ना। अब मेरा एक दोस्त है, मतलब। अभी मैं उसकी पत्री देख रहा था परसों, उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। उसने पता नहीं कोई हम्म। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ले ली, उसके पैसे फंस गए। और शनि उसकी बजा रखी है, शनि ने। मैंने उसको बोला भाई तू सैटरडे को जा और तू जाके गुरुद्वारे में जूतों की सेवा कर 3-4 घंटे, तेरा शनि ने तेरी बजा रखी है, शनि को शांत करो, शनि को मैनेज करो। वो मेरे को कहता है यार कोई आसान रेमेडी नहीं है। भाई नहीं है आसान रेमेडी। अगर आसान रेमेडी होती तो फिर अभिमन्यु क्यों मरता? उसको रेमेडी क्यों नहीं करा दी कृष्ण ने? अपने भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं रेमेडी करा दी? जो सिखों के गुरुओं, जो सिख गुरु थे, उनको उन्होंने मरवा दिया, दीवार में चिनवा दिया, उनके बच्चों को तवे पे फ्राई कर दिया, उन्होंने रेमेडी क्यों नहीं करी भाई? रेमेडी नहीं होती, रेमेडी काम करती है, थोड़ी बहुत काम करती है, लेकिन कर्म, इसीलिए मैंने सबसे पहला मैंने कहा कर्म इज द रेमेडी। आपको कर्म करने पड़ेंगे। अब अगर आपको उच्चारण नहीं आता तो आप किसी ब्राह्मण से संकल्प करके मंत्र करा सकते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना खुद करने में मिलेगा। क्योंकि लेकिन देखो अगर मैं आप ना, मंत्रा को छोटा मोटा इधर उधर कर देते हो, उसकी ट्यून इधर उधर कर तो देते हो, उसके जैसे अंदर मैंने फिर सुना। फिर उसके अंदर क्षमा हाँ। प्रार्थना का प्रोविजन होता है। आप क्षमा मांगते हो मंत्र करने के बाद कि मुझे अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो मुझे क्षमा करो। आप देखोगे मैंने आपको जो मंत्र भेजा है उसमें एंड में क्षमा प्रार्थना होगी। आवाहनम ना जानामि ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव ना जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी परिपूर्ण तदस्तु में ये एक क्षमा प्रार्थना होती है कि भैया मंत्र करने के बाद क्षमा करनी पड़ती है कि आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है। तो ये इसके अंदर फंडे होते हैं। तो इसका इसीलिए अच्छा मैंने लिखा विकास। करेक्ट प्रोसीजर टू बी फॉर, इसके अंदर करेक्ट प्रोसीजर है। मंत्र ऐसे नहीं होते, इट दे आर नॉट, दे आर एनर्जीज यू आर प्लेइंग विद। इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, म का एलिमेंट फायर होता है, बीज मंत्र होते हैं। मंत्रों पे एक स्पेशल, मैं आपको एक स्पेसिफिक क्लास कराऊंगा अगले हफ्ते, आधे पौने घंटे की। मंत्र ऐसे शॉर्टकट में कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, यही काम करता है। अच्छा विकास, एक बात और है। दो क्या रेमेडी, कोई हाँ एक ऐसा। सेकंड, बस बस दो रेमेडी काम करती हैं। एक है दान और एक है मंत्र, जो सबसे जल्दी काम करती हैं, सबसे जल्दी रिजल्ट देखा है मैंने मंत्र का। अच्छा, मैंने एक चीज ऐस और है। हम्म। एक चीज और है इसमें, मेरे को बोले तो प्लीज। इसमें हम्म। क्या है कि मैंने सुना है कि क्या लोग कहते हैं, जो मैंने जो